नमस्कार, आपके साथ मैं हूं टीएन मनीष। एचएनएन में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की खबरों का सिलसिला। पहली खबर योगी आदित्यनाथ से जुड़ी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता से काम कर रही है और अप्रैल माह में सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि को प्रति लाभार्थी 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने बसंत पंचमी के पावन पर्व पर गोरखपुर के खाद कारखाना परिसर में 1,000 जोड़ों के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित करने के बाद 252 करोड़ रुपए की लागत की 91 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। एक सदगृहस्थ के लिए विवाह भी एक संस्कार है और उस संस्कार के माध्यम से वो अपनी पैतृक परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इस सृष्टि की रचना, जीवन चक्र, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन समय के अनुरूप किसी कालखंड में इसमें सुधार हुए होंगे, परिवर्तन हुए होंगे, लेकिन विकृतियां भी आई। कहीं पे बहुत विवाह की आई, कहीं पे बाल विवाह की आई, कभी दहेज प्रथा की आई, तलाक जैसी कुप्रथाएं आई। यानी ये जितनी भी कुप्रथाएं थी ये आधी आबादी की विरोधी थी, महिला विरोधी थी, बेटी विरोधी थी और इसीलिए इन कुप्रथाओं से बचने के लिए लोगों ने बेटी ही ना बेटी हो ही ना, इस पर भी इस प्रकार के तमाम कुत्सित प्रयास होने लगे। याद करिए, मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया। लखनऊ से बीजेपी राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से अपना 8वां उम्मीदवार उतार सकती है। इस तरह की अटकलें सियासी गलियारों में तेज है। इस बीच ये भी पता चला है कि संजय सेठ बीजेपी के 8वें उम्मीदवार हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक संजय सेठ नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें, राज्यसभा में 15 राज्यों के 56 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होने हैं। हर पार्टी उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। इसमें 15 फरवरी तक बदलाव भी होना तय है। गुरुवार का दिन ज्ञानवापी से जुड़े 2 मामलों में सुनवाई के चलते अहम हो गया है। मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में 15 दिन के लिए पूजा पाठ पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके चलते तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई होनी है। कोर्ट के आदेश पर 31 जनवरी को देर रात से ही तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई थी। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई है। मामले में याचिकाकर्ता राखी सिंह ने जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल की थी। ज्ञानवापी परिसर में बंद 6 अन्य तहखानों की एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। जिला जज की अदालत में दोनों मामलों की सुनवाई होगी। ये याचिका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी। इस याचिका के अधीन कमेटी ने मांग की थी कि 31 जनवरी के जिला जज वाराणसी के हिंदू पक्ष को पूजे की अनुमति देने के फैसले पर रोक लगाई जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 फरवरी को इस मामले की पिछली सुनवाई हुई थी। इस दिन मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा था। 15 फरवरी को होने वाली सुनवाई में हिंदू पक्ष और राज्य सरकार अपना अपना पक्ष कोर्ट में रखने वाले हैं।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में प्रदर्शनकारी किसानों पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा करने के लिए शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में महापंचायत आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के किसानों और बीकेयू के कार्यकर्ताओं से सिसौली के किसान भवन में होने वाली महापंचायत में शामिल होने की अपील की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक टिकैत ने फेसबुक पर किए एक पोस्ट में कहा कि आप सभी किसानों और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय कार्य समिति के फैसले के मुताबिक 17 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरपुर नगर स्थित किसान भवन सिसौली में मासिक पंचायत का आयोजन होगा। इसमें देश के मौजूदा हालात और आंदोलन कर रहे किसानों पर हो रहे जुल्म को लेकर विचार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस मासिक पंचायत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन के आला पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। अब खबर बिजनौर से है, जहां एमएसपी, कर्ज माफी सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली जाने वाले किसानों को पंजाब के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। इस पूरे मामले में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े नेता विपिन तोमर को भी उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया, जबकि पुलिस को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता आगे बढ़ सकते हैं और उन्होंने ऐलान भी कर दिया था। लेकिन पुलिस ने अपने स्तर पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था करते हुए किसान संगठनों के दो टूक जवाब के बावजूद, ऐलान के बावजूद उन्हें दिल्ली जाने से रोका। इसके बावजूद किसान नेताओं के लगातार नजीबाबाद भारतीय किसान यूनियन सहित तमाम नेताओं के ये बयान आ रहे हैं कि उनके लिए दिल्ली बिल्कुल भी दूर नहीं है, चाहे पुलिस अपना दमन चक्र कितना भी चला ले। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी इंडिया गठबंधन के साथ भी लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे किस दल से लड़ेंगे ये असमंजस अभी बरकरार है। वहीं बीते सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात के बाद इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि बीजेपी ने उनके लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं। अलबत्ता भाजपा में एक परिवार एक टिकट का फार्मूला लागू होने पर उनके सामने टिकट को लेकर संकट खड़ा हो सकता है। तो वही पीलीभीत मेनका गांधी परिवार का पुराना गढ़ माना जाता है। बता दें कि मेनका गांधी 1989 में जनता दल के टिकट पर यहां से पहली बार सांसद चुनी गई थी। मेनका यहां से अब तक 6 बार सांसद रह चुकी है। इस दौरान 2 निर्दलीय चुनाव भी वे जीत चुकी है। 2009 और 2019 में यह सीट उन्होंने अपने बेटे वरुण गांधी के लिए छोड़ दी थी। साथ ही मौजूदा समय में वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद भी हैं। तो ये देखना होगा कि बीजेपी वरुण गांधी के भविष्य पर क्या फैसला लेती है। खबर कानपुर से है। कानपुर देहात के चर्चित बेहमई सामूहिक हत्याकांड के 43 साल पुराने मामले में बुधवार को आखिरकार फैसला सुनाया गया। वारदात के दोषी एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कानपुर देहात के जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल के मुताबिक 14 फरवरी 1981 को कानपुर देहात के राजपुर थाना इलाके के बहमई गांव में दस्यु फूलन देवी और उसके गिरोह ने 20 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में कानपुर देहात की डकैत विरोधी अदालत के न्यायाधीश अमित मालवीय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद
मामले के एक आरोपी श्याम बाबू को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है और एक अन्य आरोपी विश्वनाथ को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। उन्होंने बताया कि इस वारदात में मुख्य अभियुक्त फूलन देवी समेत कुल 35 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उनमें से श्याम बाबू और विश्वनाथ को छोड़कर बाकी सभी की मौत हो चुकी है। कानपुर देहात के राजपुर थाना इलाके के बहमई गांव में 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी ने 20 लोगों को एक कतार में खड़ा कर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, जिससे उन सभी की मौत हो गई थी। इस वारदात की पूरे देश में चर्चा हुई थी। इस नरसंहार के बाद वर्षों तक फूलन देवी आत्मसमर्पण नहीं किया था, लेकिन बाद में फूलन देवी ने 1994 में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के खिलाफ सभी तरह के मामले, माफ कीजिएगा, तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने फूलन देवी के खिलाफ सभी आरोपों को सरसरी तौर पर वापस ले लिया था, जिसके बाद फूलन देवी को रिहा भी कर दिया गया था। उसके बाद फूलन देवी 1996 और 1998 में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर 2 बार मिर्जापुर से सांसद भी चुनी गई थी। साल 2001 की 25 जुलाई को नई दिल्ली में फूलन देवी की उनके सरकारी आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि आपको बता दें कि दस्यु इतिहास में बहमई हत्याकांड अब तक के सबसे बड़े नरसंहार के रूप में दर्ज है। अब खबर कानपुर के थाना सेन पश्चिम पारा की है, जहां दबंगों ने एक दलित परिवार पर 2 दिन पहले कहर बरपा दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। ये पूरा मामला 2 दिन तक लगातार चलता रहा। बता दें कि दलित महिला के घर में घुसे कुछ दबंगों ने महिला की बाल पकड़कर खींचते हुए बेरहमी से पिटाई की। वहीं बीच बचाव करने आए बुजुर्ग को भी दबंग ने ईंट मारकर घायल कर दिया। मारपीट के बाद दबंगों ने दलित परिवार के घर में आगजनी भी की थी। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने पर 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसलिए पुलिस पर भी अब पीड़ित पक्ष के साथ गांव के लोग सवाल उठा रहे हैं। थाना सेन पश्चिम पारा में 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें सामने आया है कि मूलतः विवाद एक बिजली के पोल को लेकर था, जिसमें कि 2 पक्षों में आपस में मारपीट हुई और एक तीसरा पक्ष भी उस घटना में मारपीट में इन्वॉल्व हो गया। इसमें दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। मेडिकल परीक्षण कराकर दोनों के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई संपूर्ण प्रकरण में की जा रही है। इसमें जो प्रथम दृष्टया अभी तक जांच से सामने आया है वो ये है कि आग विपक्षियों के द्वारा नहीं लगाई गई थी और आग से कोई भी जान या माल की हानि भी अभी तक सामने नहीं आई है। इसमें और गहनता से विवेचना की जा रही है। नौबस्ता थाना इलाके में महिला कैप्टन के साथ हुई मोबाइल लूट की घटना की पुलिस ने 6 दिन बाद पूरी तरह से पता करके और खुलासा भी कर दिया है। इस मामले में नौबस्ता पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के अनुसार लगाए गए सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से 2 लुटेरों को और एक दुकानदार को दबोचा है। वहीं एक शातिर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के 7 मोबाइल बरामद किए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस गिरोह से और भी चोरी के मोबाइल बरामद हो सकते हैं। एडीसीपी साउथ अंकित शर्मा ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि किदवई नगर ई ब्लॉक निवासी विनीत त्रिपाठी सेना में कैप्टन है और वह वर्तमान में कर्नाटक में तैनात है। 6 फरवरी की दोपहर मछरिया मार्केट के पास उनके साथ बाइक सवार लुटेरों ने उनका मोबाइल लूटकर वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात में 3 लोग शामिल थे। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि गोविंद नगर निवासी रोहित अंकित रविदास पूरन उज्जैनी निवासी लवी ने घटना को अंजाम दिया था। अब पुलिस मामले में और भी पूछताछ करके अनेक खुलासे करने की उम्मीद जता रही है। 6 फरवरी को थाना नौबस्ता क्षेत्र में सेना की एक महिला अधिकारी से फोन छिनैती की घटना हुई थी, जिसमें कि लगातार थाना नौबस्ता और दक्षिण जोन की सर्विलांस टीम लगातार प्रयासरत थी इस घटना के खुलासे के लिए। इस घटना का खुलासा सफलता इस टीम के द्वारा कर दिया गया है एवं इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, अंकित और रोहित, जो कि
बाइक पर सवार होकर इन घटनाओं को अंजाम देते थे और एक दुकानदार अर्जुन निषाद जिसकी गुजैनी में दुकान है जो कि इन मोबाइलों को खरीदकर आगे बेचता था। इसमें 7 मोबाइल बरामद हुए हैं एवं घटना में यूज की जाने वाली बाइक भी बरामद हुई है। इस घटना के सफल अनावरण के लिए डीसीपी साउथ सर के द्वारा 25,000 का इनाम इस टीम को दिया जा रहा है। इसमें और भी आगे इस गैंग को खोलने का प्रयास किया जाएगा। अब खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से। कासगंज जिले के अमापुर थाने में पुलिस के उत्पीड़न से आजिदाकर आत्महत्या का प्रयास करने वाले 24 साल के गौरव ने अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान बुधवार की दोपहर को दम तोड़ दिया। बता दें कि वो पिछले 6 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा था। दरअसल इस गांव में गौरव की मौत की खबर फोन पर मिलने के साथ ही उसके परिजनों में चीख पुकार के साथ गांव के लोगों में आक्रोश फैल गया। भारी संख्या में पुलिस पीएसी के जवान मौके पर पहुंचने लगे। परिजनों ने देवरी ग्राम प्रधान श्याम सिंह सुमन सहित 5 लोगों के अलावा पुलिस पर उत्पीड़न कर हत्या करने का आरोप भी लगाया है, जबकि मृतक की छोटी बहन राधा का कहना है कि पुलिस कस्टडी में हमारे भाई की मौत हुई है। लगातार भाई को यातनाएं मिल रही थी, इसलिए गुनहगारों पर कार्रवाई कर न्याय की मांग उसने की है। चीख चीख कर हत्या का आरोप पुलिस और प्रधान के सहयोगियों पर पूरा परिवार लगा रहा है, जबकि बहुजन शायर अभिषेक जाटव भी अपने साथियों के साथ गौरव के गांव में पहुंच गए हैं। उन्होंने पुलिस पर सीधा मर्डर का आरोप लगाकर शासन से 50 लाख रुपए नगद और 10 बीघा जमीन एक परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए और दुश्मनों ने मारा है उनको भी मेरे सामने लेके आइए। मेरे भाई के साथ उन लोगों की भी लेस चाहिए मेरे को। पुलिस वाले ने मारो हमें भैया हत्या ले गए पकड़ के। मैं अकेली थी, मैं घर में भैया पकड़ ले गए, मैं मेरे खत रह गई। 7 दिन जेल में रखो, फिर कह दे कि नहीं होगा बाद में चालाना काट देंगे। उन्हें नहीं सुने। आपके भाई की पुलिस वालों ने मारा मेरे भाई को। गया प्रसाद घर से लेके गया था पकड़ के मेरे भाई को। 5 लोग आए थे, 5-6 पुलिस वाले थे। मैं घर पे अकेली थी। 7 दिन जेल में रखा मेरे भाई को, थाने में रखा 7 दिन। कुछ जाते मेरे पापा कहते थे कुछ नहीं पैसे चाहिए मुझे, 5 लाख रुपए चाहिए मेरे को, तब तेरे भाई को छोड़ूंगा मैं। भैया पापा ने बोल दिया कि मेरे पास मैं गरीब हूँ, मेरे कहाँ से आएंगे, मैं रिश्तेदारों के पास फोन करूंगा तब पैसे दूंगा। बोल दिया कि 9 तारीख को 9 बजे थाने में आ जाना। बोल दिया तू थाने में गए रोटी लेके, मेरा भाई वहाँ पर नहीं मिला थाने में। देखिए, हमें जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद कासगंज के अमापुर के अंदर एक गांव पड़ता है। वहां एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी के अंदर पुलिस के द्वारा बयान दिया गया कि भाई उसने आत्मदाह करने का प्रयास किया। उसके बाद हमने उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया और इलाज के दौरान उसकी आज 14 फरवरी को उसकी डेथ हो गई। हमें जानकारी मिली तो हम लोग तुरंत दिल्ली से रवाना हो लिए। यहाँ आके जानकारी मिली कि बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि भाई उसको 8 दिन से रखा था, कस्टडी के अंदर रखा था, जो एक कानून अपराध है अगर हम लोग संविधान की बात करते हैं तो। उसके बाद यहाँ आके हमने प्रशासन के लोगों से, यहाँ पे एसडीएम है, डीएम है, सीओ साहब है, एडिशनल एसपी हैं, तमाम लोग हैं, हमने तमाम लोगों से अपनी बात रखी। परिवार के लोगों से हम मिले तो परिवार के लोगों की एक मांग है, कुछ मुख्य मांगे हैं। वो ये है कि 50 लाख का मुआवजा, जो परिवार की नहीं पूरे समाज की है, क्योंकि वो 22 साल का नौजवान था। उसका एक छोटा जो भाई है उसकी उम्र अभी 17 साल है, वो बालिग नहीं हुआ। एक छोटी बहन है और भी 2 बहनें हैं और उसके बाद माता पिता, और वो बहुत गरीब स्थिति में है परिवार। जब हमने देखा तो सब लोगों से, समाज के लोगों से बात करके और परिवार से भी बात करके ये फैसला हुआ कि 50 लाख का आर्थिक मुआवजा और 10 बीघे ज़मीन जो उपजाऊ हो, परिवार को एक सरकारी नौकरी, और क्या था चौथा, जिन्होंने भी, क्योंकि देखो आप सब लोग जानते हैं कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी ने हत्या का प्रयास खुद को
आत्मदाह का प्रयास किया और वो गलती से मर भी जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो आत्महत्या नहीं है, वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में हुआ है। और पुलिस कस्टडी में अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होता है, और प्रशासन इस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकता है। और हम इसीलिए पूरी मजबूती से रात को यहाँ खड़े हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि समाज का कोई पैरोकार नहीं है, तो अगर हम भी नहीं पहुँचते तो कौन पहुँचेगा। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर की संयुक्त टीमों ने श्रम विभाग में हुई साइबर धोखाधड़ी कर 1 करोड़ से अधिक की धनराशि निकाले जाने वाले आरोपियों को रायपुर, छत्तीसगढ़ और अलग अलग स्थानों से दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कार भी दिया गया है। इस घटना में श्रम विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी मिश्रा के मुताबिक इस पूरी घटना को अंजाम देने में अमित मिश्रा और उसकी प्रेमिका नैन्सी का हाथ सामने आया है। अमित जो है श्रम विभाग में सलाहकार के रूप में मदद करता था और ट्रेजरी ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर करके उसने इस बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया था। पुलिस ने लगभग 64 लाख रुपए की रकम को भी फ्रीज कर दिया है। डीसीपी के मुताबिक इस पूरी घटना में श्रम विभाग की लापरवाही पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई है, जिसने आरोपियों को घटना का अंजाम देने का रास्ता दिखाया। अगर विभाग सजग होता तो आरोपी इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम नहीं दे पाते। 1 फरवरी को श्रम विभाग से एक कंप्लेंट यहाँ जनपद कानपुर की साइबर थाना पे प्राप्त हुई कि उनकी साइट पे जो एक श्रमिकों की बेटियों की विवाह के संबंध में योजना चलती है, उस योजना में उनके जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उन सबको बाईपास करते हुए कुछ फर्जी खातों में उस योजना के अंतर्गत जो एक बेटी की शादी के लिए 55,000 रुपये निकलते हैं, इस तरीके से श्रमिकों की 2 बेटियों की शादी के जो उसमें अनुदान था, ऐसे 1,10,000 रुपये ऐसे फर्जी खातों में चले गए और कुल लगभग 1 करोड़ के लगभग राशि इसमें गई है। इस सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें हमारे यहाँ की 4 टीमें इसमें तत्काल काम करने लगी। इसमें आज सफलतापूर्वक इस पूरे घटना का अनावरण किया गया है एडीसीपी क्राइम और एसीपी क्राइम के नेतृत्व में। जो पूरी घटना है वो इस प्रकार से निकल कर के आई कि श्रम विभाग में उन्होंने अपने मदद के लिए एक व्यक्ति उदित मिश्रा को वहाँ पर उसको कभी कभी उससे मदद लेते थे और उसने एक कस्टमर केयर सेंटर भी वो चलाता था यहाँ सचेती में। उसने चूँकि वो श्रम विभाग के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता था तो उसको उनकी साइट में कुछ लूप होल्स पता थे। उसने उसी का प्रयोग करते हुए अपने अन्य साथियों को, जिनको हमने गिरफ्तार किया है, उनके मदद से फर्जी बोगस अकाउंट्स बनाए। ये अकाउंट्स ऐसे लोगों के हैं जो अपात्र हैं, वास्तविक हैं लेकिन अपात्र हैं, और उन बोगस अकाउंट्स के माध्यम से अपने एक अन्य साथी विनय तिवारी, जिसने इस जो पूरे जो सिस्टम है उस सिस्टम में ट्रेजरी ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर लगता है, उस डिजिटल सिग्नेचर की इनक्रिप्शन कॉपी करके उदित मिश्रा को उपलब्ध कराया और जिसकी मदद से उदित मिश्रा ने पूरा सिस्टम ओवरराइड किया और इस तरीके से उन सभी फर्जी बोगस अकाउंट्स में इस योजना का पैसा पहुंचाया और उसमें से कुछ पैसा अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, जो अंकित मिश्रा पकड़ा गया है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको पैसा निकाल करके उससे कुछ सामान खरीदे। तो इस पूरे घटनाक्रम में आज हम लोगों ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का आध्यात्मिक जन्मदिन और बसंत पंचमी पर्व पूरी धूमधाम से गायत्री शक्तिपीठ गौहरपुरा में मनाया गया। इस अवसर पर 5 कुंडी गायत्री यज्ञ में हजारों श्रद्धालुओं ने आहुति समर्पित की। वहीं इस अवसर पर 2 दर्जन से अधिक विद्यारंभ संस्कार, गुरु दीक्षा संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार बादशाह शर्मा बाबूजी, सोनपाल बाबूजी की तरफ से संपन्न कराए गए। वहीं मंजू, शिवानी, सविता, गीता दीदी ने प्रज्ञा गीतों से भी सभी को भाव विभोर कर दिया। धार्मिक कर्मकांड के पीछे की मूल भावना
और वैज्ञानिक कारण समझाते हुए इस गायत्री यज्ञ को संपन्न कराया गया। इससे पहले गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य के आध्यात्मिक जन्मदिन पर प्रकाश डालते हुए मंजूरी जी ने कहा कि बसंत पंचमी पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही अहम मानते थे और बसंत पंचमी 18 जनवरी 1926 में अखंड दीप प्रज्वलन के साथ ही गुरुवर की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई थी, जिसकी शताब्दी 2026 को पूरी होगी। इसके साथ ही हम सभी शक्ति स्वरूपा वंदनीय माता जी की शताब्दी 2026 को पूरी करेंगे। इस दिन मां सरस्वती की कृपा बरसती है, इसलिए बसंत पंचमी का बहुत अधिक महत्व है। तो ये था मेरे साथ उत्तर प्रदेश की खबरों के बुलेटिन का सफर। आप ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिए HNN। नमस्कार।